हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस फेरस हमारा अपना चैनल। हमें मिलकर इस चैनल को शिखर तक पहुंचाना है। पिछला वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो था, जस्ट मेरे लिए एक ट्रायल था, 5 मिनट का वो शॉर्ट वीडियो, कि हमारे अपने बच्चे हमसे जुड़ पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे जुड़े, ढेर सारे व्यूज, लाइक्स, आपके ढेर सारे कमेंट्स हमें बहुत पसंद आए। कमेंट्स में तो मैक्सिमम बच्चे को हम पहचान भी लिए कि कौन है। ऐसी कमेंट्स करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट्स तो निश्चित रूप से क्या कीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो क्लासेज जो शुरू है, पिछले बता दिए पिछला वीडियो फर्स्ट वीडियो था, जस्ट ट्रायल, लेकिन अब जो शुरू है ये किस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेगा, आज हम लोग इसी प्लानिंग पे बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट अटेंशन होगा इस मैथ्स के लिए कि जेई मेंस जो बच्चे, क्योंकि सामने जेई मेंस एग्जाम आ रहा है, 12th बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो जो एग्जाम पहले आ रहा है उस पर मेरा ज़्यादा अटेंशन होगा। तो फर्स्ट अटेंशन हम जेई मेंस के लिए, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। सेकेंड, आपका 12th बोर्ड एग्जाम भी है। बोर्ड एग्जाम में लिखने की शैली महत्वपूर्ण होती है। इस बात का हम वीडियोज में ख्याल रखेंगे कि आपको ये सिखाएं कि किस तरह से लिखने पे, राइटिंग स्किल, लिखने की शैली क्या हो कि मार्क्स बेहतर मिले। तो इस पर मेरा अटेंशन होगा। और उसके अलावा अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस, सिलेबस तो वही है, चैप्टर्स तो सबके लिए सेम है, बस लेवल का फर्क है। तो फिर अच्छे लेवल्स क्वेश्चंस उस चैप्टर्स में जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जेई मेन, सामने एग्जाम है, 12th बोर्ड एग्जाम, और उसके लेवल को थोड़ा अपलिफ्ट करके एडवांस एग्जाम। यहाँ जो हम क्लास 11 लिखे हैं, इसका क्या मीनिंग है? क्लास 11th या 12th, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर उनका कहना होता है कि सर हमें आईआईटी की तैयारी नहीं करनी है, हमारा लक्ष्य ग्रेजुएशन करके कुछ अदर फील्ड में है, हम 11th 12th को एक अच्छे लेवल में बस पढ़ना चाहते हैं। तो हमें उस तरह का जो एडवांस तरह का रफ टफ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, चैप्टर को अच्छे से सीख लें। तो ऐसे बच्चों के लिए क्लासेस थोड़ा आसान, जीरो लेवल से बातों को उठाते हुए, कि कोई भी चैप्टर्स होगा, मेरा कोई भी क्लास देख लीजिएगा, कि बच्चे अगर इंटरेस्ट लें तो पूरी बात वो समझेंगे, भले वो पहले से कुछ नहीं जानते हो, एकदम जीरो लेवल से अपनी बात उठाएंगे। और जिस तरह के स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो होगा उस लेवल तक उसे ले जाएंगे। तो बताएं, ये क्लास 11th जो लिखे हैं सिंपल वे में, ये उन बच्चों को फायदा पहुंचाना है, उन बच्चों के लिए है जिनका ये है कि सर हमें आईआईटी नहीं करनी, हमें चैप्टर्स को उसी लेवल तक कीजिए कि हम चैप्टर को अच्छे से सीख लें, एडवांस के प्रॉब्लम में हमें नहीं उलझना है। तो उनके लिए उसी चैप्टर का अलग से क्लास होगा कि वो उस बात को समझें और वो बैच उनके अनुरूप हो, उनके अनुकूल हो। इसीलिए हम क्या क्या करेंगे, तो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ये, एक तो प्रत्येक चैप्टर के लिए डिटेल्ड थ्योरी का वीडियो रहेगा, हम किस चीज के लिए कौन कौन चैप्टर स्टार्ट करें ये भी आपको बता दें। जो क्लास 11th है या जेई मेंस के लिए, थ्योरी में क्लास 11th का टॉपिक में हम स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा मेंस स्पेशल बैच के लिए, जो सामने मेंस एग्जाम है, एक पैरेलल में चैप्टर्स कैलकुलस को हम लिमिट से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हम कैसे चूज किए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे फोन से जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे हम सबको जोड़ लेंगे। तो उनका जो भी रनिंग चैप्टर्स है, उन्होंने कहा सर फंक्शन हमारा बहुत पहले समाप्त हो गया, लिमिट जस्ट एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जस्ट मेरा फिनिश है। तो अभी वो जस्ट हम उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इस पे वीडियो बनाए तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। बनाना तो सारे चैप्टर्स पे है, लेकिन शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं। तो आपके जो चैप्टर्स अभी रनिंग में हैं या जस्ट बीते हैं, आप हमें कमेंट में बताते रहिए। तो जो चैप्टर अभी आपके क्लास में चल रहा है या जो चैप्टर जस्ट आपका बीत चुका है, पहले हम उस पर वीडियो बनाना पसंद करेंगे,
फिर पुराने चैप्टर्स भी जो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में हमें बताते रहिए कि अभी वर्तमान में आपके कौन सारे चैप्टर्स चल रहे हैं। तो कई स्टूडेंट्स जो हमसे फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर जेईई मेंस और एडवांस को फोकस करते हुए आप लिमिट से स्टार्ट करें, इधर L1 सिलेबस के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो उसमें हम क्या क्या करेंगे, एक तो प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज जेईई मेंस और एडवांस का पूछा गया क्वेश्चन थ्रू आउट अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ उतना ही नहीं, जो क्वेश्चन जेईई मेन का पूछा हुआ है या एडवांस का पूछा हुआ है उससे सिमिलर क्वेश्चंस एकदम एग्जैक्टली लगेगा कि एकदम बहुत ही उससे मैच करता हुआ। कोई ये नहीं कह सकता फिर कि अरे ये तो अनइम्पॉर्टेंट हैं, ये इस तरह के सवाल नहीं पूछते। मैं बता रहा हूं कि जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है उस पे आधारित सिमिलर क्वेश्चंस वो हम खुद से फ्रेम करके आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए, और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या बात हुई, चैप्टर वाइज डिस्कशन, जो जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन, और वेरी सिमिलर क्वेश्चंस, उस पे आधारित सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा पुराने चैप्टर्स पे जो चैप्टर बीत गया है या हम लोग पढ़ते पढ़ते कई चैप्टर्स आगे बढ़ जाएंगे, तो पुराने चैप्टर्स पे रैंडम प्रॉब्लम्स हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे अभी चल रहा है लिमिट, हम फंक्शन का एक सवाल या तो वीडियो क्लिप, शॉर्ट क्लिप, जैसे आप रील वीडियो कहते हैं, उस तरह से फंक्शन एक सवाल डिस्कस कर दिया। तो पुराने चैप्टर्स का सवाल भी शॉर्ट वीडियो, वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का रहेगा, ये 1 मिनट से भी कम का रहेगा। उस पर हम रैंडम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे। चल रहा है अभी हमारा क्लास चल रहा है लिमिट पे, लेकिन तो भी फंक्शन का एक डोमेन का सवाल बनवा दिए, एक रेंज का सवाल बनवा दिए, किसी अदर चैप्टर्स का। लेकिन जो चैप्टर्स आपकी पढ़ाई हो गई है, हम बताएं, कमेंट में आप हमें जरूर शेयर कीजिए कि कौन कौन चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, कौन चैप्टर आपके वर्तमान में चल रहे हैं। तो उस पर हम रील्स यानी शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे 1-2 प्रॉब्लम का। तो उससे आपका क्या होगा कि पुराने चैप्टर्स भी आपके रिवीजन में होते रहेंगे। तो ये मेरा प्लानिंग है पहले कि डिटेल्ड थ्योरी कर दें। नंबर 1, किसी भी चैप्टर का एकदम जीरो लेवल से, आप कुछ भी नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ध्यान से उसे सीख रहे हैं। जो दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे शेयर कर रहे हैं, तो हम उसे अगला वीडियो में फिर उसको बताएंगे। तो सिस्टमेटिक वे में सारा डिटेल से थ्योरी करेंगे, थ्योरी लेक्चर्स। जो भी टॉपिक्स होगा उस पर फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके सिमिलर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, रैंडम प्रॉब्लम प्रैक्टिस। और उसके अलावा हम लोग रेगुलर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी लेंगे। हम आपको जल्द ही आप टेलीग्राम पे सारा डिटेल PDF हम उपलब्ध कर दिया करेंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट पेपर रहा करेगा। ये जो यहाँ भी स्क्रीन पे भी एक बार दे देंगे कि आप स्क्रीनशॉट से भी आप वो टेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप उसका स्क्रीनशॉट पे भी आप टेस्ट पेपर क्लिक कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको बनाना है और फिर उसके अगले वीडियो में हम उसका डिस्कशन कर देंगे। तो ये सारे मेरे प्लानिंग है जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हम एक बार फिर रिपीट कर दें कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हम इस बात पे भी ध्यान देंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपका लिखने की शैली क्या हो। इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, 12th बोर्ड एग्जाम जो देने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हम पूरे NCERT बुक्स का सॉल्यूशन डिटेल से हम एक्सप्लेन कर देंगे, डिस्कस कर देंगे अपने वीडियो लेक्चर में। ये प्लानिंग है इनके लिए। और क्लास 11th या जो बच्चे IT के लिए नहीं, बस उन्हें 11th 12th या उनका कोई और लक्ष्य है, लेकिन 11th 12th तो सबको करना होता है। तो उन जो जेईई एडवांस लेवल में नहीं उलझना चाहते हैं, उनका लक्ष्य कुछ और है, उन लोगों के लिए भी हम प्रत्येक चैप्टर का वीडियो सेपरेट, इनसे अलग से इनके लिए वीडियो बनाएंगे। तो ये मेरा फोकस है। उसके अलावा जेईई नीट फाउंडेशन बैच, ये फाउंडेशन बैच ये है कि अगर आप क्लास 8-9 से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि आगे चल करके आपको जेईई या नीट की तैयारी करनी है, तो किस तरह से आपको अपना मैथ बेहतर रखना चाहिए। आप कहेंगे भाई नीट में मैथ की क्या जरूरत, तो बता दें 9th और 10th का मैथ एक बेस है। नीट में फिजिक्स पढ़ना होता है और बगैर मैथ का आप फिजिक्स सीख नहीं सकते। तो नीट के स्टूडेंट भी मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो बच्चे
के लक्ष्य में है कि हमें आगे चल करके जेई या नीट की तैयारी करनी है, उन्हें 9-10 से ही उस डायरेक्शन में थोड़ा सीरियस होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, अलग अलग, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी चैप्टर 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले हम उन चैप्टर्स को चुनेंगे जो 9th या 10th का भी सिलेबस है, जो 11th और 12th में भी पढ़ना है, जो आईआईटी का सिलेबस है। जैसे पॉलिनोमियल की बात कीजिए, 9th में है, 10th में है, 11th के सिलेबस में है, आईआईटी के सिलेबस में है, आईआईटी में वहां से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस जेईई फाउंडेशन बैच में, इसका नाम हम दिए फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच में जो 9th या 10th क्लास के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें पहले उन चैप्टर्स को हम शुरू करेंगे जो आपको आईआईटी के लिए भी पढ़ना है आगे चल करके। 11th और 12th का भी सिलेबस है। इसमें उन सारे स्टूडेंट को फायदा होगा जो उस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो यहीं से अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो 9th या 10th के सिलेबस से शुरू जरूर करेंगे, लेकिन उसका जो अपर लेवल होगा वो 11th 12th आईआईटी में प्रवेश करते होगा। एक 9th या 10th के बच्चे जो मैक्सिमम समझ सकते हैं, हम उस लेवल तक जाएंगे। 0 लेवल से उठाएंगे जरूर, लेकिन उस लेवल को अचीव करेंगे जहां तक वो समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े हैं, कई बार इसके लिए क्रैश कोर्स भी लिए हैं ऑफलाइन, तो वो सारे बच्चे जानते हैं इस चीज़ को कि हम बहुत ही 0 लेवल से भले स्टार्ट करें 9th या 10th के सिलेबस को, लेकिन उस टॉपिक को आईआईटी लेवल तक हम पहुंचा देने का प्रयास करते हैं कि बच्चे अभी से मैच्योर हों उसके लिए कि 11th 12th में जाए तो उन्हें वो चैप्टर सहज महसूस हो। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बेसिक बातें होती हैं, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की कई छोटी छोटी बातें जहां बच्चे उतना अटेंशन नहीं लेते, उनके लिए स्पेशल वीडियोस होंगे, उनके लिए स्पेशल क्लासेज होंगे। और 4 नंबर में फंडामेंटल टॉपिक्स, जो बेसिक टॉपिक्स है, जैसे साइन स्कीम, मॉडुलस। अगर ये सब नहीं आता तो आप मैथ को शुरुआत ही नहीं कर सकते। तो साइन स्कीम, मॉडुलस, लॉगरिथम, ये सब पे वीडियो लेक्चर्स हम बनाएंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता बता दें कि 12th क्लास के लिए 12th बोर्ड एग्जाम के लिए कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हम डिफरेंशिएशन से अपनी बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये स्ट्रेट लाइन से क्यों शुरू किए 11th की बात, तो हम बता दें कि स्ट्रेट लाइन शुरू भी किए हम इन्हीं लोगों को देखते हुए। डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, उसमें डिफरेंशिएशन का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप के बारे में समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट या नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन आपका सही ढंग से नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो फिर डिफरेंशिएशन के बाद जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे वहां आपको दिक्कत आएगी। तो डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी स्लोप समझना होता है। इसलिए हम अपनी शुरुआत किए, उन शुरुआत में हम वो सब चैप्टर जैसे मॉडुलस, ये सब चैप्टर ज्यादा बनाएंगे जो बेस होता है। जैसे मेरे लक्ष्य में है कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए डिफरेंशिएशन से शुरू करें, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंटिन्यू, पहले कैलकुलस कर दें। लेकिन वो बच्चे जिन्हें स्ट्रेट लाइन का आइडिया नहीं है, हम कई बार फेस किए इस चीज को कि बच्चे 12th बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस हैं, सर डिफरेंशिएशन हम शुरू कर दिए और स्ट्रेट लाइन का एक भी इक्वेशन उन्हें नहीं याद, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने में दिक्कत हो जाती है। उन लोगों को ध्यान में रख करके हम ये स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए हैं। तो बताएं कोई वीडियो बने, चाहे साइन स्कीम, मॉडुलस, ये है, आप एक बार उसे देखेंगे जरूर। कम से कम आपका वो, अगर आप पहले से जान रहे हैं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। शुरुआत में जो वीडियोस होगा, चाहे हम जिस क्लास के लिए बनाएं, ये सोच करके वीडियोस होगा कि जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक में उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसका बेस हम पहले से तैयार कर लें। तो फिर कर दें जेईई मेन के लिए हम लिमिट, जेईई मेंस या एडवांस के लिए लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए डिफरेंशिएशन से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 में अपनी बात स्ट्रेट लाइन से करेंगे, जो पहले एलिमेंट्री स्तर पे स्ट्रेट लाइन का सारा रिजल्ट, मेनली हम ये जो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए हैं अभी जो स्टार्ट किए हैं वो हम इन बच्चों को ध्यान में रख करके कि भाई इसको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो, नॉर्मल इक्वेशन लिखना हो तो परेशानी ना हो, या इन बच्चों को ध्यान में रख करके। तो अभी हम एलिमेंट्री स्तर पे स्ट्रेट लाइन का सारा थ्योरी फिनिश कर देंगे और फिर उसी से हम जेईई मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे।
थ्योरी तो सबके लिए सेम होता है, हाँ थोड़ा सा उसी में डेप्थ जाना होगा। तो जो इसके लिए जो बेसिक होगा थ्योरी, वो तो इन्हें भी जानना होगा, इन्हें भी इस क्लास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद इन लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की गई, सिमिलर क्वेश्चंस की बात की गई, जेईई मेंस या एडवांस के लिए स्टेट लाइन को फिर हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। अर्थात स्टेट लाइन टॉपिक इनसे स्टार्ट होगा और जेईई मेंस एडवांस लेवल पे उसे फिनिश करेंगे, तो दोनों बच्चे को फायदा मिलेगा। इधर इन दोनों बैच को लिमिट से स्टार्ट करेंगे, 9th या 10th को पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग है। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे, रैंडम प्रॉब्लम्स पे रील्स शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, एक मतलब कि आधा मिनट, 1 मिनट, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड का एक वीडियो है, उसमें एक सवाल डिस्कस कर दिए। ये इसके अलावा स्केचिंग ग्राफ का एक सिस्टमैटिक क्लास उन सारे बच्चों के लिए जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं और उन्हें ग्राफ में दिक्कत हो रही है। और सिमेट्रिसिटी, अगर कैलकुलस को बहुत ही डेप्थ में सीखना है तो सिमेट्रिसिटी जरूर अच्छे से सीखें। तो इस पे हमारा वीडियो बनेगा, लेकिन इस पे थोड़ा लेट, ये स्केचिंग ग्राफ और ये सब बातें करेंगे। और ये जो टेस्ट की बात की है, टेस्ट पेपर आपको रेगुलर बना के देंगे, पहले कुछ पढ़ाई आगे तो बढ़े, फिर टेस्ट पेपर आपको रेगुलर बना के देंगे, जो आपको टेलीग्राम पे भी उपलब्ध होगा या यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट लेके भी आप टेस्ट पेपर तैयार कर लेंगे और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रहेगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर देंगे। तो बात ये हुई कि फंडामेंटल मैथ में साइन स्कीम, मॉडल्स, ये सब कुछ पढ़ाएंगे। इधर कौन चैप्टर्स पढ़ाएंगे हमने बता दिया। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या है और इसमें क्या होगा। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की चर्चा एक बार फिर बता दें कि इसमें क्लास 6 से 12 की कई छोटी छोटी बातें जो ही बहुत ही फंडामेंटल है, जिसके बगैर आप जगह जगह गलतियां करेंगे, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप क्या कई किताब में भी इस तरह की गलतियां हम देखें, जो आपको बाद में ध्यान दिलाएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या लोग से गलतियां हुई हैं। तो ये जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, एक बार फिर कहें ये कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में किस तरह के, हम कुछ एग्जांपल से आपको बताते हैं कि इस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या किस तरह क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्या क्या एक बार फिर रिपीट कर दें कि क्लास 6 से 10 तक की छोटी छोटी बातें, जैसे हम कुछ क्वेश्चन जरिए अपना कहना चाहें, जो बच्चे 9th 10th के होंगे, अगर उनसे पूछा जाए कि √4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 या +-2, क्या लगता है? आप भी मन में सोचें कि √x² इक्वल टू x लिखें या +-x लिखें, या दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है। ये जो x⁵5 2 लगता है कि 5 कट गया और 2 और 6 कट के x³ बचा। यहाँ भी उसी तरह से 3 और 9 कट के x³ बचा। ये दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है? आप इसका आंसर सोचें। -2 का स्क्वायर और ½ कर दिए, लगता होगा कि 2 और ½ कट गया, -2 का पावर 1 -2। अभी हम जस्ट क्वेश्चन किए, अभी हम आंसर करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन बाद के वीडियो में। अभी हम जस्ट क्वेश्चन आंसर, ये कि आप भी पहले आंसर कर लें कि आपको सहूलियत हो कि आपका कितना % सही हुआ। ये ट्रू फॉल्स में नेक्स्ट ये भी कि x³ का क्यूब रूट x लिखना सही है कि नहीं, x⁴ का 4th रूट x लिखना सही है कि नहीं। तो इन तरह क्वेश्चन हम पहले आंसर करें तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि √4 का वैल्यू +-2 दोनों होगा। तो हम बताएं कि ये +-2 गलत है, केवल 2 होगा। केवल 2 होगा, इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल तो आप यूँ जान लीजिए कि अगर आप जो लोग √4 को +-2 समझते हैं, वो ये बताएं कि फिर √4 और -√4 में क्या अंतर रह जाएगा। फिर तो ये भी +-2 हो जाएगा, ये भी +-2 होगा। आपसे कोई पूछता है कि √3 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहते हैं 1.732। यहां क्यों नहीं +- लगाते हैं? तो आपको पहले हम थोड़ा संक्षेप में भी बोल दें फिर भी कि ये सिंबल पॉजिटिव स्क्वायर रूट का है। डिटेल्स इस पे क्लास लेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा nth रूट। उसमें बहुत सारी बात करेंगे, करीब 4-5 क्लास लगता है। शुरुआत यहाँ से भले हो, लेकिन ये डिटेल में जाते बहुत ही गहराई और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं कि 4 क्लास लगेगा कम से कम इस टॉपिक को छेड़ेंगे। तो ये nth रूट उसका हेडिंग होगा उस टॉपिक का, जिस पे आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं। √x² में बहुत लोगों का जवाब होता है, कुछ लोग कहते हैं x सही होगा, कुछ लोग कहते हैं +-x सही होगा। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये दोनों गलत है।
ये जो x टू द पावर 6/5 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, x टू द पावर 6/5 टू द पावर 5/2, लगता है कि 5 कट गया, 6/2 3 हो गया, आंसर x क्यू होना चाहिए, यहां भी आंसर x क्यू होना चाहिए। आपको बता दें कि ये गलत है और ये सही है। आप आश्चर्य करेंगे कि अरे एक ही तरह कैलकुलेशन है, एक गलत कैसे है एक सही कैसे है। ये -2 का स्क्वायर टू द पावर हाफ कितना सिंपल दिखता है कि 2 और हाफ कट गया, -2 का पावर 1 -2 होना चाहिए, लेकिन -2 नहीं होगा, ये +2 होगा। और यहां बताएं कि एक्स क्यू का क्यूब रूट x लिखना सही है, मगर x टू द पावर 4 का 4th रूट x लिखना गलत है। एक सही है एक गलत है, तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो जा रहा है। तो इन सब का हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो बस कंटिन्यू देखते रहें, यूट्यूब पे साथ बनाए रखिए इस सक्सेस फेरस चैनल पे, तो आपको सबका सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हम जस्ट ये बात कहाँ से छिड़ी, हम ये कहे कि किस किस चैप्टर जेईई मेंस के लिए क्या पढ़ाएंगे, एडवांस के लिए क्या पढ़ाएंगे, ये सारी बातें हो गई। एलिमेंट्री मैथ में क्या पढ़ाएंगे वो हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कुछ और क्वेश्चंस लें, साइन थीटा इजकल टू, आप क्या जानते हैं, 9th-10th के बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, √1 - cos स्क्वायर थीटा या प्लस माइनस। तो हम बता दें आपको ये दोनों गलत हैं, और क्या सही है डिस्कशन तो करेंगे ही। यहां पे लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस आर ट्रू। ये जो कुछ कैलकुलेशंस हैं, मैंने x का मान सॉल्व किया हुआ है, फाइनली ये इक्वेशन दिया हुआ है और x का मान सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशंस कौन सही स्टेप है और किसमें गलतियां हैं। तो हम बता दें कि क्या किया गया, यहाँ पावर 4 कैंसिल करके x का मान निकाल लिया गया, और यहाँ पावर 5 कैंसिल करके x का मान निकाल लिया गया। हम एक्सप्लेन करेंगे इसे अगले वीडियो में कि पावर 4 का कैंसिल करना गलत है, लेकिन पावर 5 का कैंसिल करना सही है। आप सकते में आ जाएंगे कि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, तो फिर पावर 4 में क्यों गलती हो गई और ये क्यों सही है। तो खैर डिस्कस करेंगे, अभी हम बस क्वेश्चंस और आंसर दिखाएं, और हम ये बताएं कि एलिमेंट्री मैथ में किस तरह के टॉपिक्स होंगे, सारे बैच के लिए क्या क्या चैप्टर्स होंगे कह दिए। हम ये इन एग्जाम्पल के जरिए ये बताने जा रहे हैं कि एलिमेंट्री मैथ में हम क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव स्टेप्स आर ट्रू, कौन स्टेप सही है कौन स्टेप गलत है। जैसे log x3, लॉग के बारे में सुनेंगे, पावर जो है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो एक्सपोनेंट है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। उस हिसाब से ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 पीछे मल्टीप्लाई हो गया। तो क्वेश्चन है कि कौन कंसेक्यूटिव मतलब अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, तो कौन अगला स्टेप सही है और कौन गलती है। तो आपको बताएं कि पावर 3 का पीछे लाना सही है, लेकिन पावर 4 का पीछे लाना गलत है, और यहां पे जो पावर 4 पीछे ला दिया गया है वो गलत है। ये √xy इक्वल टू के रूट को बस तोड़ दिया गया, कहता है कि सही स्टेप है, ये कंसेक्यूटिव स्टेप मतलब नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप सही लिया गया है कि गलत है। तो बता दें रूट को आप ऐसे अलग नहीं कर सकते, क्यों नहीं अलग कर सकते इस पर व्याख्या होगी, अभी फिलहाल हम जस्ट आंसर करते जाएं। ये रूट को अलग नहीं कर सकते, ये जो आप अलग कर दिए हैं एक गलत स्टेप है। यहां भी देखिए चौथा और पांचवा में दोनों तरफ सेम बेस है, पांचवा भी दोनों तरफ सेम बेस है। तो क्या क्या है, x का मान सॉल्व करने के लिए सेम बेस को हटा दिया गया और पावर को कंपेयर कर दिया गया, जो एक्सपोनेंट है उसे कंपेयर कर दिया गया, चौथा में भी पांचवा में भी। और अगर आप यहां से x का मान निकालते हैं, क्या x का मान निकलेगा, यहां से ये x इस साइड, तो 2x इक्वल टू 4, यानी यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 2, और यहां से भी उसी तरह से आ जाएगा x इक्वल टू 2। कौन कैलकुलेशन सही है कौन गलत है। तो हम बताएं कि ये जो कैलकुलेशन है यहां पे कि 2 sin x प्लस 3, आप गौर कीजिए sin x का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच। तो 3 - 2 1/7 और 3 + 2 5/7, ये 1/7 से 5/7 के बीच में बेस है। तो अगर आप ये बताएंगे डिटेल से कि सिमिलर सिचुएशंस हैं, लेकिन ये जो बेस आप कंपेयर कर दिए हैं ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी हम कैलकुलेशन जरिए बताए, क्योंकि इसका बेस 0 से 1 के बीच में आ रहा है और इसका जो बेस है वो 1 से बड़ा है। हम पढ़ाएंगे बाद में कि 0 से 1 के बीच बेस हो तो इनइक्वालिटी पलट जाता है। चलिए हम कारण भी थोड़ा सा यहाँ बता दें। और ये 1 से बड़ा बेस हो तो इनइक्वालिटी सीधा रहता है। तो सिमिलर सिचुएशंस हैं, एक्सप्लेनेशन डिटेल से करेंगे बाद में, अभी जस्ट आंसर करें कि सेम बेस कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हो जाना सही है और यहां जो x का आंसर आया वो सही आंसर आया।
मगर यहां जो सेम बेस कैंसिल हुआ, ये जस्ट गलत कैलकुलेशन है, और इसलिए जो आंसर x इक्वल टू 2 है उसे वो गलत माना जाएगा। और इसमें क्या गलतियां हो रही हैं, सॉरी x ग्रेटर देन 2 ना, यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर का सिंबल है 2x ग्रेटर देन 4, तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 2, यहां भी x ग्रेटर देन 2। तो क्या कहे कि ये कैलकुलेशंस को गलत माना जाएगा और इसको, और नीचे जो कैलकुलेशन है ये सही माना जाएगा, जबकि दोनों जगह सिमिलर कैलकुलेशंस हैं तो भी। तो शॉर्ट में एक्सप्लेन किए, डिटेल से बाद में शॉर्ट में ये एक्सप्लेन किए कि बेस का रेंज अगर 0 से 1 के बीच में आए तो बेस हटने पर इनक्लूटिव पलट जाता है। तो चौथा का आंसर x ग्रेटर देन 2 नहीं बल्कि x लेस देन 2 होगा, जबकि पांचवा का आंसर सही है क्योंकि बेस का रेंज 1 से बड़ा है और इसलिए बेस हटने पर इनक्लूटिव सेम रह गया और x ग्रेटर देन 2 हुआ। संक्षेप में समझा दिए चौथा या पांचवा को, डिटेल से बाद में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 और √2 का एलसीएम क्या होगा। आप सोचिए मन में कि 2 और √2 का एलसीएम क्या होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का जवाब होगा 2 होगा, किन्हीं का जवाब होगा 2√2 होगा। क्या आप सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोच रहे थे। हम बताएं आपको कि 2 भी गलत है और 2√2 भी गलत है, और जब ये दोनों गलत है तो फिर सही क्या होगा, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी जस्ट हम क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं कि √2 और √3 का एलसीएम अगर आप √6 लिखते हैं या 6 लिखते हैं, ये दोनों ही गलत है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, वो समझते हैं कि √2 और √3 का एलसीएम √6 हो गया, ये गलत है। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी 10 नंबर में कि 0 इज एन, 0 क्या है, 0 हम क्या सोचते हैं, एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कि 0 एक होल नंबर है एंड सो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड बिकॉज इट इज ए होल नंबर। ये ऑप्शन डी में है कि बोथ ऑफ इवन एंड ऑड, ये ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। क्या सोचते हैं 0 के बारे में। कमेंट्स आप जरूर करेंगे, आपका कमेंट्स में बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि आप उसे सिंसियरली पूरा वीडियो सुन रहे हैं। तो 0 के बारे में आप क्या सोचते हैं, इवन नंबर या ऑड नंबर, या 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड बिकॉज इट इज ए होल नंबर एंड सो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, या 0 बोथ ऑफ इवन एंड ऑड। तो हम बताएं, बहुत लोगों का जवाब रहता है, हम बहुत लोगों को फेस किए हैं, उनका जवाब रहता है नाइदर इवन नॉर ऑड। कुछ लोग बहुत जगह हम बच्चों से मिले हैं तो बहुत लोगों का सही जवाब भी आया है, इस क्वेश्चन के लिए कई लोगों का जवाब सही भी आया है। लेकिन मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो समझते हैं कि 0 एक होल नंबर है, नाइदर इवन नॉर ऑड। होल नंबर है तो क्या हुआ, 1 2 3 4 भी होल नंबर है, वो भी तो इवन या ऑड है। तो 0 एक होल नंबर भले हो, 1 2 3 4 होल नंबर है, लेकिन वो इवन या ऑड है कि नहीं, तो 0 भी इवन या ऑड है। और 0 के बारे में बता दें वो एक इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहला स्टेटमेंट लिखे हैं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड स्टेटमेंट है 3 इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 2। ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने है और 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ लिखा हुआ है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए कि भाई यहां तो सिर्फ इक्वल का सिंबल होना चाहिए स्टेटमेंट 1 में, क्या ग्रेटर का सिंबल होना चाहिए, यहां तो सिर्फ इक्वल का सिंबल होना चाहिए और यहां पे सिर्फ ग्रेटर का सिंबल होना चाहिए। हेंस बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। या ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 सही है 2 रॉन्ग है, या ऑप्शन डी स्टेटमेंट 2 सही है 1 रॉन्ग है। आप क्या सोचते हैं। मेरे आंसर करने से पहले एक बार सोचा जरूर कीजिए और फिर आप मैच कराइए कि आपने सही सोचा या गलत सोचा। तो क्या बताएं कि आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, ये दोनों सही स्टेटमेंट है या ये दोनों गलत स्टेटमेंट है, इसलिए कि यहां पे सिर्फ इक्वल का सिंबल होना चाहिए, ग्रेटर वाला नहीं, और यहां पे सिर्फ ग्रेटर वाला सिंबल होना चाहिए सेकंड में, इक्वल नहीं। हेंस बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग स्टेटमेंट। या ऑप्शन सी में 1 सही है, सेकंड गलत है, ऑप्शन डी में 2 सही है, 1 गलत है। क्या लगता है, आप अपना आंसर जरूर सोचिए फिर हमसे मैच कराइए। तो हम बताएं कि बहुत लोगों का जवाब आता है कि हाँ सर दोनों गलत है, दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रेटर का सिंबल क्यों दे दिए, यहाँ पे इक्वल का सिंबल क्यों दे दिए।
लेकिन हम बताएं ये दोनों ही सही है, क्योंकि ये सिंबल का मीनिंग होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल, और का मीनिंग दोनों होना जरूरी नहीं है। ग्रेटर और इक्वल, बड़ा या बराबर, दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो फिर ये सही बातें होंगी। तो खैर जस्ट अभी हम आंसर करते जा रहे हैं, डिटेल से सब पे वीडियो बनाएंगे। जिस पे आप जिस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे कि सर इसको पहले इसका डिस्कशन कीजिए, उसका पहले करेंगे और 1 बाय 1 सबका कर देंगे। तो इस पे और भी बातें करेंगे। फिलहाल क्या आंसर हम बताएं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और ऑप्शन ए सही होगा। अगर किन्हीं को ये लग रहा था कि दोनों ही गलत स्टेटमेंट हैं, यहाँ सिर्फ इक्वल होगा या यहाँ ग्रेटर का सिंबल नहीं और यहाँ सिर्फ ग्रेटर होगा, इक्वल का सिंबल नहीं, तो गलत सोच रहे थे। ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है। एक बार फिर रिपीट कर दें, क्योंकि सिंबल का मीनिंग ही होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल, और मतलब दोनों होना जरूरी नहीं है। ग्रेटर या इक्वल में कोई भी एक हो गया तो वो सेंटेंस, वो स्टेटमेंट सही समझा जाएगा, और इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कंसेक्यूटिव स्टेप्स। आपको कभी ग्रीन और कभी ब्लैक दिख रहा होगा। एक्चुअली हम लोग भी क्या क्या है, ये मेरा सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो 5 मिनट का ट्रायल था, शुरू में चर्चा किए। तो हम ये देख रहे हैं कि ग्रीन पे ज़्यादा अच्छा बन रहा है कि ब्लैक पे ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो खैर इसलिए कोई पेज आपको ग्रीन और कोई पेज आपको ब्लैक नजर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कंसेक्यूटिव स्टेप इन केस ऑफ फॉलोइंग इनइक्वलिटी। ये जो इनइक्वलिटी है इसमें कंसेक्यूटिव स्टेप मतलब नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप हम पहले भी कह चुके हैं। तो पहचानना है कि कहाँ पे सही कंसेक्यूटिव स्टेप लिया गया है और कहाँ पे गलतियां हुई हैं, कौन कंसेक्यूटिव स्टेप सही नहीं है। जैसे पहला और दूसरा में तुलना कर लीजिए। पहला में क्या है कि 3 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, 3 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4। तो 3 माइनस साइन एक्स दोनों तरफ है, उसे कैंसिल आउट, उसे कटा दिया गया। दोनों तरफ एक ही टर्म है, कटा दिया गया। तो इधर बचा 2x प्लस 1, उधर बचा x प्लस 4। बिल्कुल सिमिलर यहां भी किया गया है। -5 प्लस साइन एक्स दोनों तरफ था, कटा दिया गया, और x का मान यहां से सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या सॉल्व हुआ यहां से? x का मान, x, ये x इधर आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3। तो कौन किसका स्टेप सही है, कौन कैलकुलेशन सही है? ये जो कैंसिल करा देना है, कैंसिल करा के जो आप x का मान निकाले हैं, तो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कीजिए कि किसका कंसेक्यूटिव स्टेप सही है, अर्थात किसमें सही कैलकुलेशंस हुए हैं और किसमें गलत हो गए हैं। तो हम आपको बताएं कितना सिमिलर है। सेम टर्म है, कट होगी, कैंसिल आउट हो गया, सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो गया। आप ये देख रहे हैं। तो ये सेम टर्म है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां भी कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहां जो कैंसिल आकर के आया मान x ग्रेटर देन 3 नीचे वाले से, ये गलत कैलकुलेशन है। और एग्जैक्टली यहां भी कैंसिल आउट ही हुआ है, वो कैंसिलेशन सही है। इसके पीछे क्या राज है, क्या बातें हो सकती है कि सेम वर्क, सिमिलर वर्क एक जगह सही है, एक जगह गलत है। आप देखिए x का मान सॉल्व करने की दिशा में कंसेक्यूटिव स्टेप मतलब अगला स्टेप, x का मान निकालने की डायरेक्शन में लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे x का मान सॉल्व करना था, तो पावर 3 दोनों तरफ है, उसे कैंसिल आउट कर दिए। पावर 3 दोनों तरफ है, उसे कैंसिल आउट कर दिए। यहाँ भी पावर 4 दोनों तरफ है, कैंसिल आउट कर दिए, और x के बारे में निकाल लिया आंसर। लेकिन हम आपको बताएं कि पावर 3 का कैंसिल करना सही है, लेकिन पावर 4 का कैंसिल करना गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। जस्ट 5 और 6 भी देखिए कितना सिमिलर है। 5 और 6, 3 + 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 7, और यहां पे है बेस में दोनों जगह, और यहां पे है 7 + 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 5। सेम बेस है तो बेस को हटा दिया गया, और जो एक्सपोनेंट है उसमें तुलना करके x का मान सॉल्व कर लिया गया। सवाल है किसका स्टेप सही है और किसका स्टेप गलत है। तो हम बताएं कि एग्जैक्टली सेम है। यहां भी बेस को हटा करके एक्सपोनेंट में तुलना कर लिया गया, कंपेयर कर लिया गया, और वहां से सॉल्व कर दिया गया। यहां भी वही बातें हुई हैं, लेकिन 5वां गलत है और 6ठा सही है। आप इसे सोचिएगा जरूर कि क्यों ऐसा हो जा रहा है, और हम भी अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, सबको एक ही में एक्सप्लेन करना जरूर संभव नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार देख करके प्रत्येक पे सोचिएगा जरूर कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके,
वन सेकेंड रिपीट कर दें यहाँ पे कि सेम सिचुएशंस, बेस को हटा दिया गया, मगर 5 में बेस को हटा देना गलत है और 6 में बेस को हटा देना सही है। क्या कारण हो सकता है जो एक्स का मान सॉल्व किया गया? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां और 8वां में ही देख लीजिए। हमें एक्स का मान सॉल्व करना था तो लगा रहा कितना सिंपल है, x+2 को क्रॉस कर दो। कुछ लोग कहेंगे भाई क्रॉस नहीं होता, एक तरफ करके साइन स्कीम खींचते हैं। ठीक है, साइन स्कीम खींचते हैं, लेकिन यहां भी क्रॉस कर दी और यहां भी क्रॉस कर दिए। यहां पे तुलना करके बताइए कि किसका कंसेक्यूटिव स्टेप सही है और किसका कंसेक्यूटिव गलत है। इसके लिए हम समझ रहे हैं कि एक मेथड आप ये भी जानते होंगे कि एक तरफ करके और फिर आप साइन स्कीम खींच लेंगे, वे भी कर मेथड, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम लोग सीखेंगे अच्छे से वे भी कर मेथड को। फिलहाल हम ये दिए हैं, हेडिंग क्या था क्वेश्चन का कि किसका कंसेक्यूटिव स्टेप सही है, जो भी स्टेप उठाया गया किसका सही है किसका गलत है। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया है, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया है, कौन सही है कौन गलत है। तो हम बताएं यहां जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स का मान निकाला गया है ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहां भी हुआ है, मगर ये सही है। तो आप इस पर जरूर विचारिएगा कि सिमिलर कैलकुलेशंस एक जगह सही हो जा रहे हैं और एक जगह गलत हो जा रहे हैं, तो क्या बातें हैं। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब एक्स का मान सॉल्व करना है, एक्स का क्वेश्चन हेडिंग बार फिर रिपीट कर लीजिएगा। हेडिंग क्या है कि जो कंसेक्यूटिव स्टेप है किस में सही लिया गया है और किस में गलत हो गया है। जैसे यहां से भी एक्स का मान निकाला गया तो क्या क्या हम लोग जानते हैं, इधर का 4/3 पावर उधर का 3/4 हो जाएगा, इधर का 5/3 पावर उधर का 3/5 हो जाएगा। तो x का इधर का 4/3 उधर 3/4 हो गया, तो 16 का 4th रूट, पहले 16 का 4th रूट समझें, तो 16 का 4th रूट हो जाएगा 2 और 2 का पावर 3 8। यहां भी 16, ये जो 5/3 पावर है उधर 3/5 हो गया, तो 32 का 5th पावर 2 और 2 का पावर फिर ऊपर वाला 3, 2 का पावर ऊपर वाला 3, तो 32 का 5th पावर 2 और 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8। लेकिन सवाल है कि कौन कैलकुलेशन सही है और कौन गलत है। तो हम बताएं ये 9वां गलत है और 10वां सही है। हम अभी दिखा रहे हैं कि एक तरह की हम क्या कहाँ है, बात कहाँ से शुरू हुई। बात हुई कि जेईई मेन के लिए हम लिमिट स्टार्ट करेंगे, एडवांस के लिए भी लिमिट स्टार्ट करेंगे, 12th बोर्ड के लिए डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम वीडियो स्ट्रेट लाइन से बनाना शुरू किए 12th बोर्ड के बच्चे को ध्यान में रख करके। और वही थ्योरी बाद में हायर लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे तो जेईई मेंस और एडवांस के बच्चों को भी फायदा पहुंचेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में साइन स्कीम, लॉगरिथम, ये सब बातें थी, 9th 10th के लिए भी बातें किए। फंडामेंटल में ये जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या करेंगे, जो एलिमेंट्री मैथ शुरू में था, कुछ बेसिक मैथ जो करेंगे, क्या क्या करेंगे उसको हम एग्जाम्पल के जरिए दिखा रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जगह जगह आपको हम आगे क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल, और उस सवाल ही गलत हो गया है क्योंकि लोग फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं दिए। इसलिए हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए कि हायर मैथ, अच्छे लेवल का मैथ पे कोई त्रुटियां ना रहें। ऐसा नहीं कि बहुत रफ टफ सवाल बना रहे हैं और बेसिक गलतियां कर रहे हैं। ओके, चलिए हम यहाँ बात करते हैं। तो हम क्या कहे, 4/3 का उधर करके जो सॉल्व किए, 9 नंबर गलत है जबकि 10 नंबर सही है। उसी प्रकार 11 नंबर गलत है और 12 नंबर सही है। आप खुद सोचिएगा जरूर। जैसे देखिए रेसिप्रोकल, हम लोग क्या पढ़े, रेसिप्रोकल करते हैं तो ये इनइक्वलिटी पलट जाता है। ये जो इस तरह से घुमा हुआ है, ये जो इनइक्वलिटी है वो उलट गया, पलट गया, इस तरह से हो गया। यहां भी रेसिप्रोकल ले लिए एक्स, तो ये पलट गया। अब हम एक तरफ करके एक्स का मान सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां जो क्वेश्चन है बस इतना ही कि जो अगला स्टेप लिखा गया है कंसेक्यूटिव स्टेप, वो सही है गलत है। तो देखिए कुछ नहीं, अगला स्टेप में क्या किया गया है, बस रेसिप्रोकल ले लिया गया है। लेकिन ये जो 13वां रेसिप्रोकल है, आपको बताएं ये गलत है और ये सही है। दोनों में एक ही कैलकुलेशंस है। आपको सोचना जरूर है कि एक ही तरह की बातें हो रही है तो एक गलत और एक सही कैसे हो जा रहा है। इन बातों को आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ें। यहां पे क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर। इज ऑब्लिक आर मतलब मोर देन वन चॉइस को संकेत देता है। ऑलवेज ट्रू फॉर एनी नॉन जीरो रियल एक्स। अगर एक्स नॉन जीरो वैल्यूज रखते हैं तो इनमें से कौन ऑप्शन सही है, ए बी सी डी ई। एक हम लोग ई बना लें, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सही है, कौन सही है आप बताइए। ऑप्शन ए में क्या किया गया है, ये प्लस मल्टीप्लीकेशन बदल गया। ऑप्शन बी में क्या किया गया है, ये माइनस
डिवीजन बदल गया। ऑप्शन सी में ये दोनों पावर m ये इंटरचेंज कर गए, क्यों? क्योंकि m और n मल्टीप्लाई होकर के mn, तो ये भी होगा x का पावर mn, ये भी होगा x का पावर mn, तो सी भी सही है, डी भी सही है, ऐसा लोगों को लगता है। नन ऑफ दीज यहाँ लिखा हुआ था। ओके, तो क्या सही है, क्या लगता है आपको? ऑप्शंस दिए गए हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू फॉर एनी नॉन जीरो रियल एक्स? क्या लगता है? ये प्लस का इनटू हो जाना सही है या गलत? माइनस का डिवीजन हो जाना सही है गलत? ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाना सही है गलत? और मल्टीप्लाई हो गया तो फिर ये दोनों बराबर हो गए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर एबीसीडी चारों सही, इसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन हम आपको बताएं ये चारों गलत है और इसका आंसर ए बी नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। एक सेंटेंस में कुछ बातें कह लें, डिटेल से बाद में कहेंगे। ये जो रिजल्ट आप पढ़ते हैं, कोई भी रिजल्ट पढ़ते हैं तो साथ में कंडीशन ही पढ़िए कि वो रिजल्ट लागू कब होता है, वरना आप ऐसी गलतियां करेंगे और लोगों से गलतियां हुई है, सवाल बनाने में गलती है। हम आगे क्वेश्चंस भी दिखाएंगे जहां पर लोग गलती किए हैं। तो जब भी कोई रिजल्ट आप याद करते हैं, ये रिजल्ट निश्चित रूप से आप याद किए होंगे और बचपन के दिनों में याद किए होंगे कि भाई प्लस हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, माइनस हो तो डिवीजन हो जाता है, इटीसी। तो कोई भी रिजल्ट आप याद करते हैं तो साथ में उसका कंडीशंस भी जरूर ध्यान रखिए कि कब वो रिजल्ट लागू है, वरना आपसे गलतियां होंगी। तो ये जो ABCD 4 रिजल्ट है, ये रिजल्ट तभी लागू होता है जब उसके बेस पॉजिटिव हो। यहाँ पे बस लिखा गया नॉन जीरो रियल एक्स, यानी एक्स जीरो नहीं है मगर एक्स निगेटिव तो हो सकते हैं, और जब एक्स निगेटिव होंगे तो ये चारों रिजल्ट गलत है। यह जहां भी आप ये रिजल्ट देखेंगे लिखा हुआ तो वहां पर बेस को पॉजिटिव बताया गया होगा, और बेस पॉजिटिव हो तो फिर ABCD सही है, वरना यहां तो ABCD चारों गलत मानेंगे क्योंकि एक्स के निगेटिव होने की संभावना है, और इसलिए ऑप्शन ई को हम सिंबल देंगे। ओके, नेक्स्ट। चलिए यहां बातें की गई, क्या की गई? यह बातें की गई हैं कि वेयर इज आर मिस्टेक, मैंने कहां गलतियां हुई हैं, ये आपको ढूंढना है। एक इक्वेशन दिया गया सॉल्व करने के लिए, एक इक्वेशन है कि आप इसको सॉल्व करें, एक्स का मान निकालें। दो मेथड से सॉल्व किया गया है। पहला मेथड में क्या किया गया, इसको फैक्टराइज कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे फैक्टराइज हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये एक्स माइनस 1 ऊपर नीचे कट गया, बच गया एक्स प्लस 1 इजकल टू 2, एक्स इजकल टू 1। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, फिर ये एक्स एक तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप खुद से अपनी कॉपी पे करके देखेंगे और एक्स का मान 1 आएगा। फर्स्ट मेथड से भी एक्स का मान 1, सेकेंड मेथड से भी एक्स का मान 1। वो आंसर करके अपनी कॉपी दिखाते हैं कि सर आंसर इतना आया। हमसे पूछेंगे, आप जरा चेक करके देखिए तो क्या x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करता है? x का मान 1 डाल के देखिए तो आप पाएंगे कि x का मान 1 तो उसे सेटिस्फाई नहीं करता है। जब सेटिस्फाई ही नहीं करता है तो कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ हम तो बिल्कुल सही सॉल्व किए। तो खैर ये आपको जवाब देना है, बहुत छोटी सी बात है, सबकी चर्चा करेंगे 1 बाय 1। आपको बस इतना बताना है कि सही ही सॉल्व किए हैं, लेकिन जो आंसर आया वो सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ बगल में वही लिखे हैं कि x इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर कहाँ गलतियां हो रही हैं। तो खैर ये आपको ढूंढना है, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये मैंने अब इसमें गलतियां ढूंढनी है, शुरू में बताया गया जो कैलकुलेशन में क्या गलतियां हो रही हैं। जैसे एक कंसीडर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिखा हुआ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोनों तरफ सेम स्टेटमेंट से डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट के 1 बचेगा, और आप ये जानते हैं कि जीरो में कुछ भी भाग दीजिए तो जीरो होता है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन भी था, ये 9th 10th के बच्चों के लिए, वो लोग दिमाग लगाए। 11 12 आते थे लोग मैच्योर हो जाते हैं और इस तरह गलतियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी 11 12 या 12 पास बच्चों को भी हम देखें कई बार गलतियां करते हुए। तो ध्यान तो सबको ही दीजिए, अगर आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और बाकी तो हम बता ही दिए कि सबके लिए अलग अलग, सबके इंटरेस्ट के लिए अलग अलग वीडियो बनेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा कि ये किस चीज़ के लिए है, किसके काम का है। लेकिन ये सलाह देंगे कि शुरू में जो भी वीडियो बने सबको व्यू कीजिए, क्योंकि हम जो आगे जो भी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे बाकी वीडियो के जरिए उसका बेस तैयार करने की कोशिश करेंगे। बेस अच्छा रहेगा तब ना चैप्टर्स आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो ये कट के 1 हो गया, और यहाँ जीरो में किसी चीज़ से भाग देते हैं जीरो, ये 1 बराबर जीरो तो अनर्थ हो गया।
तो 9th-10th के स्टूडेंट से सवाल है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। 10th में या 9th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, ax² + bx + c लिखा हुआ है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द सेम स्टेटमेंट ax² + bx + c, इधर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इधर कट जाएगा तो 0। तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पे है, कहता है कंसिडर 2 डिफरेंट रियल नंबर्स, ए और बी 2 डिफरेंट रियल नंबर है। a - b का होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है, अब b - a के होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है। a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ये भी b² - 2ba + a², दोनों तो बराबर आए। इस तरह से a - b का होल स्क्वायर b - a का होल स्क्वायर बराबर आ गया। अब यदि हम स्क्वायर कटा दें तो इधर बचेगा a - b, उधर बचेगा b - a। ये a इस साइड आ गया तो हो गया 2a = 2b, 2 कैंसिल आउट होकर के a = b। लेकिन शुरू में तो बताया गया था a और b डिफरेंट है। अगर शुरू से ही a और b को हम डिफरेंट कोई दो संख्या पे एक्सपेरिमेंट करते कि a का मान 2 ले लेते, b का मान 5, तो फिर तो इस कैलकुलेशन के जरिए 2 = 5 आ जाता, जो कि एक अनर्थ होता। जरूर कहीं ना कहीं गलतियां हैं, तो आपको वही पकड़ना है, वही बताना है कि कहाँ गलतियां हो गई कि ये एक अनर्थ हो गया, a और b तो डिफरेंट था मगर लास्ट में इक्वल आ गया, ये आपको बताना है। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ 1 सब कोई समझता है कि 1 को √1 लिख सकते हैं, √1 = 1। अब इस रूट के अंदर 1 को क्या करें, -1 × -1 कर दें। ये √-1 अलग कर दें, हम लोग करते हैं ना एक बार और एक और क्वेश्चन में इस बात की चर्चा थी कि हम इसको अलग कर दें, हम ये फॉर्मूला लगा दें, a को अलग b को अलग, ये अलग कर दें तो हो जाएगा √-1 इंटू ये √-1। √-1 हो गया i और i मल्टीप्लाई होकर के i², ये L1 के बच्चे i क्या है, आयोटा, √-1 के बदले i लिखते हैं, आयोटा। हम क्या कहें इसमें, ये बेसिक मैथमेटिक्स में क्लास 6 से क्लास 12 की, या कहें क्लास 1 से क्लास 12 की वो छोटी छोटी बातें जहां पे आप ध्यान नहीं देते हैं उसको हम हाईलाइट किए हैं इस बेसिक मैथमेटिक्स में, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो ये जो √ab है, √a इंटू √b के पैटर्न पे यहाँ भी √-1 अलग कर दिए तो i × i² = -1 हो गया। हम 1 से चले थे और कैलकुलेट होकर के -1 हो गया, फिर तो 1 = -1 एक अनर्थ, जरूर कहीं गलतियां हुई होंगी। तो आपको बताना है कि कहाँ गलतियां हुई और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। हालांकि एक बार और हम चर्चा कर चुके थे पिछले क्वेश्चन में कि आप इस रूट को अलग नहीं कर सकते, तो आप ये क्वेश्चन हो चुका है पिछले में, इसके आधार पे आप पकड़ सकते हैं कि अगर इस सेंटेंस में कहीं गलतियां हैं तो बस यही गलतियां हैं, तो फिर आप इसकी व्याख्या में जाइएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर छोटी सी गलतियां होती हैं, छोटी सी गलती होती है तो एक अनर्थ प्रूफ हो जाता है। 1 = -1 आ गया। यहाँ देखिए ये लिमिट, ये बात है, ये 11th के बच्चों को समझ में आएगी। 9th-10th के भी क्वेश्चंस डाले गए हैं, एलिमेंट्री मैथ में 11th के भी क्वेश्चंस डाले गए हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जहाँ आप कंफ्यूज रहते हैं। अब यहाँ देखिए x कहता है 0 नहीं है, लेकिन x 0 के अप्रोच करता है, माने बहुत ही क्लोज है 0 से, 0+ है या 0- है। तो हम लोग चूंकि x 0 नहीं है तो x को x² x लिख सकते हैं। अरे x 0 है नहीं, x कटेगा तो ये एक x कटेगा तो x ही बचेगा, हम ऐसा लिख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं x/x के लिए, आप सुने होंगे एल हॉस्पिटल रूल लिमिट चैप्टर में, जो थोड़ा बहुत भी लिमिट की जानकारी रखते हैं उनके लिए क्वेश्चंस है। सब पे सब फिर तो बताए ही कि अगर आप नहीं जानकारी रखते हैं तो कोई बात नहीं, हम तो हर चैप्टर को डिटेल से शुरू, 0 लेवल से शुरू करेंगे और डिटेल से पूरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे, प्रत्येक चैप्टर को। अभी तो सम्मिलित सब सारे चैप्टर्स के मिली जुली बातें हो रही है। हाँ, तो क्या कहे, x 0 नहीं है लेकिन 0 के अप्रोच कर रहा है। x² को हम x लिख सकते हैं क्योंकि एक x कट गया और x बचा। इधर x² को हम अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा दे तो ये हो जाएगा 2x। एल हॉस्पिटल में क्या आप जानते हैं, ऊपर वाला ऊपर डिफरेंशिएट होता है, नीचे वाला नीचे डिफरेंशिएट होता है। x² डिफरेंशिएट होकर 2x, नीचे का x डिफरेंशिएट होकर के 1 हो गया। इस तरह से हम इक्वेशन 1 और 2 पे ध्यान दें तो यहाँ पे x² x आया और एल हॉस्पिटल रूल से x² 2x आया, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। हम जानते हैं कि लिमिट में कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, इस 2 को बाहर निकाल लें तो इधर भी आया लिमिट x टेंड्स टू 0 x, और 2 बाहर निकालने के बाद इधर भी वही स्टेटमेंट है जो आपस में कट सकता है। कट जाएगा तो इधर 1 आएगा, उधर 2 आएगा। ये 1 ये कटा तो 1 बचा, उधर कटा तो ये 2 बचा, 1 = 2।
बताइए, ये तो अनर्थ है। 1:2 कहाँ, ये 1:2 कैसे हो जाएगा भाई? जरूर कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। तो आपको खोजना है, ये बहुत ही सीरियसली लीजिएगा कि आपको खोजना है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। कि आप x टेंस टू 0 होने पे, x चूंकि 0 नहीं है, x 0 के अप्रोच करता है मगर 0 नहीं है, तो ये x कट सकता है। एक x कटेगा तो एक x बचेगा, अर्थात x² को हम x लिख सकते हैं। वही x टेंस टू 0 पर यहाँ एल हॉपिटल रूल भी लगेगा तो 2x/1 भी लिख सकते हैं। x का डिफरेंशिएट किए 2x और x डिफरेंशिएट किए 1। अब इन दोनों की इक्वेट कर दिए तो हम देखते हैं कि कैंसिल आउट होकर के 1:2 आता है। तो आपको कमेंट करना है कि 1:2 एक अनर्थ है, जरूर कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। किस स्टेप पे गलती हुई है आपको ये करना है, वेयर इज द मिस्टेक। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखें। यहां बताया गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आइडेंटिकल या डिफरेंट। आइडेंटिकल और डिफरेंट मतलब क्या हुआ? अगर कोई दो एक्सप्रेशन हर दृष्टिकोण से सेम है, उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं किया जा सकता है ना। 11-12 के बच्चे ऐसे समझें कि उनका डोमेन सेम है और डोमेन के अंदर प्रत्येक इनपुट पे उनके वैल्यूज सेम आते हैं। क्या कहे? दे हैव इक्वल डोमेन, उनके डोमेन सेम है और प्रत्येक एक्स पे वैल्यूज सेम आते हैं, सेम आउटपुट देता है, तो स्वाभाविक है रेंज भी सेम हो जाएगा। तो ऐसे हालत में वो आइडेंटिकल फंक्शंस कहलाएंगे। आइडेंटिकल फंक्शंस कब कहलाएंगे? कि जब उनके डोमेन सेम हो और डोमेन के अंदर किसी भी इनपुट पे वो समान आउटपुट रखते हैं। 9-10 के बच्चे आप ऐसे समझ लीजिए कि आइडेंटिकल का मतलब उनमें किसी भी प्रकार का अंतर किया नहीं जा सके, वो बिल्कुल एक ही जैसा हो, एक ही स्टेटमेंट हो, अलग अलग रूप में लिखा गया हो, एक को सिंप्लीफाई करके दूसरे में ले जाया जा सके। और डिफरेंट मतलब अगर उसमें थोड़ा भी अंतर है, एक बिंदु मात्र का अंतर है, तो वो एक्सप्रेशन डिफरेंट कहलाएंगे। चाहे डोमेन अंतर हो जाए या डोमेन के अंदर किसी एक्स पे वैल्यू अंतर हो जाए तो डिफरेंट कहलाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चंस हैं। पहला में ये f(x) और gx आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है। क्या किया गया? बस देखिए, कुछ नहीं, √x² को रूट के बाहर निकाल के x कर दिया गया। यहां क्यूब रूट था, ध्यान देखिएगा आप, x³ के क्यूब रूट को बाहर निकाल के x कर दिया गया। तो कौन आइडेंटिकल पेयर है, कौन जोड़ा आइडेंटिकल है, कौन जोड़ा डिफरेंट है, ये पहचानिए। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशंस हैं। यहाँ x² बाहर हुआ, यहाँ x³ बाहर हुआ, मगर इस पहला में f(x) और gx डिफरेंट है। आंसर लिखते जाएं, पहला में f(x) और gx डिफरेंट हैं, जबकि सेकंड में f(x) और gx आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हैं तो बहुत लोग समझ गए होंगे कि क्यों ये डिफरेंट हैं। उन्हें आइडिया लग गया होगा कि √x² बाहर निकल के mod x होता है। यहाँ क्या आना चाहिए? mod x होना चाहिए, और यहाँ पे mod x, क्यूब रूट में mod नहीं आता है, इवन में mod आता है। कुछ बच्चे इस बात को पकड़ लिए होंगे। खैर, जो इस बात को पकड़ भी लिए कि यहाँ mod होना चाहिए, उनसे मेरा फिर ये तीसरा और चौथा सवाल है। हम x² बाहर किए और mod दिए हैं, यहाँ भी x² बाहर किए और mod दिए हैं, और तीसरा और चौथा में बताना कौन जोड़ा आइडेंटिकल है, कौन जोड़ा आइडेंटिकल नहीं है। तो आपको हम बताएं कि तीसरा, वो आपको कैसे, हम तो अभी जस्ट आंसर करेंगे, एक्सप्लेनेशन बाद में। तीसरा आइडेंटिकल है और चौथा डिफरेंट है। आप इसमें जरूर सोचिएगा। यहां तो कुछ लोग पकड़ लिए होंगे, समझ गए होंगे कि x³ का क्यूब रूट में x है, ठीक है, मगर x² के स्क्वायर रूट में mod x होना चाहिए, ये वो समझ गए, ठीक है। तो चलिए mod x भी दे लेते हैं। और अभी भी देखिए कि तीसरा आइडेंटिकल है मगर चौथा डिफरेंट है। तो चौथा डिफरेंट है और क्या गलती हो रही है, क्या डिफरेंट स्टेटमेंट है, कैसे, इसे आपको एक्सप्लेन करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिकल डिफरेंट की बात चल रही है। f(x) और gx 10(2x) का ये फॉर्मूला है। आप सभी जानते होंगे कि 10(2x) का फॉर्मूला 2tan(x/1 + tan(x²x) और 10(3x) का फॉर्मूला 3tan(x - 10(qx/1 - 3tan(x²x) दोनों जस्ट फॉर्मूला है। लेकिन क्वेश्चन क्या था शुरू में कि आपको पहचानना है कि कौन पेयर, कौन जोड़ा आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस हैं और कौन जोड़ा डिफरेंट है। आइडेंटिकल एक्सप्रेशन मतलब उनके डोमेन सेम हो और डोमेन के अंदर प्रत्येक इनपुट पे उनका आउटपुट समान आता हो। 9-10 के बच्चे ऐसे समझें कि आइडेंटिकल मतलब उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं हो, किसी भी प्रकार का उनमें विभेद नहीं किया जा सके, दोनों एग्जैक्टली मैच करे।
और डिफरेंट मतलब एक भी अंतर दिखा दीजिए कि हाँ ये इसमें ये बात होगी और उसमें वो बात नहीं होगी, तो फिर वो डिफरेंट हो गया। ओके, तो ये 10 2x का फॉर्मूला है। हालांकि 9 10th के बच्चे ये फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, ये फॉर्मूला 11th के हैं, तो 11th के बच्चे ही यहाँ पे देखें कैसे हो। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में क्लास 1 से 12 तक की बात होगी। मैक्सिमम 80% बातें तो क्लास 1 से 10 तक की हुई हैं, 20% में ही 11 12 की कुछ बातें हैं। लेकिन आप कंफ्यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में होंगे, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों से मिले हैं, तो हमें एक अंदाजा लगा है कि लोग इस तरह पे ध्यान नहीं देते। बस उनका ध्यान रहता है कि कोई किताब ली, एक्सरसाइज बना रहे हैं, पलट के आंसर मिला रहे हैं, आंसर मिल गया, बनते जा रहा है, हो गया हो गया हो गया। किसी चीज़ की गहराई में जाने का वो प्रयास नहीं करते हैं, डेप्थ में नहीं उतरते हैं, कॉन्सेप्ट में ध्यान नहीं देते हैं, और उसी की वजह से ऐसा होता है। तो हम ये ध्यान देंगे कि आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो बहुत स्ट्रांग हो ही, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रांग रहे, बहुत डेप्थ से बहुत हाइट तक को आप बातें समझिए, बातें समझते रहिए आप। चलिए, तो क्या कहे, कौन जोड़ा आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है, कौन डिफरेंट है। ये 10 2x का फॉर्मूला है, 11th के बच्चे जानते होंगे। ये 10 3x का फॉर्मूला है, मगर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है और ये आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है। दोनों फॉर्मूला है, अब आपको सोचना है, एक्सप्लेन करना है कि ये डिफरेंट है और ये आइडेंटिकल है कैसे। अब देखिए, लॉग में ही ये पावर 3 पीछे आ गए, यहाँ पावर 4 पीछे आ गया। हम बताएं कि ये जो पावर 3 पीछे आया, ये आइडेंटिकल एक्सप्रेशन दिया, और ये जो पावर 4 पीछे आया, ये डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया, ये डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया। लगता होगा कि दोनों तो सिमिलर है, बस पावर का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पीछे आ रहा है, लेकिन है अंतर, जिसकी वजह से ये जोड़ा आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस हैं और ये जोड़ा डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। चलिए यहां बात करें cosec x और 1/sin x। लगता है 1/sin x बराबर cosec x होता है, या 1/cosec x बराबर sin x होता है। ये तो आइडेंटिकल है, लेकिन नहीं, वो आपको एक्सप्लेन करना है, हम तो अभी आंसर लिखेंगे। बस आंसर ये है कि cosec x और 1/sin x ये आइडेंटिकल है, इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, और ये डिफरेंट है। sin x और 1/cos x डिफरेंट एक्सप्रेशन है, जबकि cosec x और 1/sin x आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, लास्ट कहता है n का वैल्यू निकालिए। एक ये क्वेश्चन दिया गया, एक ये क्वेश्चन दिया गया है। आप कहेंगे अरे दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं, ये भी 2 का nth रूट है, ये भी 2 का nth रूट है, 1/n यानी nth रूट, 2 का पावर 1/n nth रूट। इन दोनों में क्या अंतर है भाई, दोनों एक ही क्वेश्चन है। लेकिन आप आंसर करेंगे, हम आपको बता दें, आप अगर कैलकुलेट करने के लिए आपको छोड़ दे तो शायद आप दोनों ही में सेम आंसर निकालें, ये कहते हुए कि सर दोनों तो एक ही क्वेश्चन है, और दोनों का आंसर होगा n इजकल टू 1/3, n इजकल टू 1/3, इसके लिए भी और इसके लिए भी आप ऐसा कहेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि इसका आंसर 1/3 सही है, इसका आंसर होगा, और इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आप सोचिए जरा, ये इसके पास नो सॉल्यूशन और इसके पास आंसर है, तो आप एक बात जरूर महसूस कर लिए होंगे कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में अंतर है। मतलब अगर आप आज तक ये समझते आ रहे हैं कि ये n और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो बता दें ये अंतर है। आप ये सोचे भाई यही तो वहां जाके 1/n हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं, तो हम बताएं ये अंतर है। और अगर ये फंक्शन के रूप में दे देता तो कहते ये दोनों डिफरेंट फंक्शन हैं, ये दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं, तभी तो एक के लिए आंसर आया नो सॉल्यूशन, दूसरे के लिए आंसर है n इक्वल टू 1/3। आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे। एक 17वां क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे। सॉल्व जब करेंगे तो आप क्या आपको मिलेगा कि इधर भी 3x और 2x मिलके 5x, इधर भी 7x में 2x माइनस होगा तो बचेगा 5x, 5x कट जाएगा। कहता है कि सॉल्व फॉर x, जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो x ही कट जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और क्या आंसर करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये दिखाया कि इस तरह के फंडामेंटल्स में लोगों से क्या गलतियां हुई। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाए हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिखता होगा तो हम बगल में इसी दोनों क्वेश्चन को, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, इसी दोनों क्वेश्चन हमें लगा कि शायद आपको यहाँ स्पष्ट नहीं दिखता होगा, तो हम बगल में लिख भी दिए हैं साफ साफ। ये IIT 83 का क्वेश्चन है,
चूंकि आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हर किताब में, हर क्वेश्चन बैंक में। और ये जो हम इसको जस्ट स्कैन करके यहाँ जो डाले हैं, ये किताब से ही, किताब को ही स्कैन, आपको दिखता है किताब को स्कैन करके डाले हैं। ये एक अच्छे राइटर की लोग किताब है, वो आप खोजेंगे, अभी हम नाम नहीं लेंगे किस राइटर किताब है, लेकिन ये किताब से है। तो पेज नंबर से आप खोजिएगा, अलजेब्रा किताब होगी, किस किताब में क्वेश्चन है ये, आप यहाँ देखिए पेज नंबर हम चिन्हित किए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका वन रूट इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ अदर, दूसरे का nth पावर है, मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा टू द पावर n है, देन सो दैट, तो ये प्रूफ करना है। ये IIT T3 का क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है, क्या कहता है कि कहता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक रूट दूसरे का nth पावर है, तो फिर ये स्टेटमेंट प्रूफ करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका देंगे, प्रूफ देंगे। अभी बस आपको ये एहसास करा दें कि ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन गलत कैसे है, जबकि IIT क्वेश्चन आपके पास होगा, बरसों से छपती आ रही है। चूंकि IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बैंक में तो जरूर मिल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, और वहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये भी किताब का ही लिया हुआ है, किताब का ही सॉल्यूशन। हर किताब में अलजेब्रा में ये क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर में ये क्वेश्चन जरूर दिया रहता है, IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिया रहता है। लेकिन हम इसकी चर्चा करेंगे पहले कि यहाँ पे इतने देर से जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, वही गलती यहाँ हुई है। क्या क्वेश्चन दे रहा है कि ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके एक रूट दूसरे रूट के nth पावर हैं, तो ये प्रूफ कीजिए। हम जरा आजमा लें कि ये प्रूफ हो सकता है कि नहीं। हम एक इक्वेशन लिए, अगले पेज में लिखें कि एक इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 10x + 16 = 0। क्या दिया हुआ था कि ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइज कीजिएगा, आप इसे कंपेयर करें तो यहां पर a का मान क्या आ रहा है, यहां पे a का मान आ रहा है 1, b का मान आ रहा है 10 और c का मान आ रहा है 16। इस एग्जाम्पल में इसको हम फैक्टराइज कर लें तो क्या हो जाएगा, x + 2 इंटू x + 8, नहीं ये 8 और 2 मिलके 10, 8 × 2 16 = 0। x के दो वैल्यूज मिलेंगे, x का एक वैल्यू मिलेगा -2 और दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा, -8। यानी जो एक रूट है -8 वो दूसरे रूट का nth पावर है। क्या है, nth पावर, तो n के जगह पर 3। कहता है एक रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट उसका nth पावर है। एक रूट यदि अल्फा है तो दूसरा रूट उसका क्या है, nth पावर, -2 का पावर 3, यानी यूं समझिए कि n वैल्यू 3 है। तो क्या कहता है, कहता है कि प्रूफ कीजिए। इसको थोड़ा हम छोटा कर ले पहले, हाँ, तो कहता है कि प्रूफ कीजिए कि ax², सॉरी, कहता है प्रूफ कीजिए ac to the power n to the power 1/n + 1 plus a to the power n into c to the power 1/n + 1 plus b = 0। हम बैक करके क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दें आपको। यहां लिखा हुआ है कि ac to the power n to the power 1/n + 1 a to the power n into c to the power 1/n + 1 plus b = 0। ये शो करना है, शो करना है। तो चलिए अब वापस उस वहां पे पहुंचते हैं। जरा चेक कीजिए तो ये शो हो सकता है। एबीसी का वैल्यू डालिए तो a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 16। अगर इसे पुट कर दें, अगर हम इसमें पुट कर दें a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 16 और n का वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा 16 to the power 3 और बाहर से पावर 1/4 है, 3 to the power 1/4। फिर से एक बार a का वैल्यू 1, अच्छा n का वैल्यू कितना था 3, तो c to the power n, तो 16 to the power 3
अब बाहर से 1/4 प्लस a टू द पावर n, a कितना है 1, c कितना है 16 और टू द पावर 1/n प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 1/4 और प्लस b कितना है 10 और कितना प्रूफ करने के लिए कहता है इक्वल टू 0 प्रूफ करने के लिए कहता है। बताइए यह पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव 0 कैसे हो जाएगा? अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 16 का पावर 3 है फोर्थ रूट, तो पहले फोर्थ रूट समझ लीजिए, 16 का फोर्थ रूट 2, 2 का पावर 3 8, ये आएगा आपका 8, यहां पे 16 का फोर्थ रूट 2 और फिर वहां 10 को कहता है 0 लाइए। भलाई 20 को कोई 0 कैसे ला सकता है? अभी हम सॉल्यूशन नहीं दिए, सॉल्यूशन डिटेल से देंगे, एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें हम ये बताएंगे क्वेश्चन में क्या गलती हुई है, क्वेश्चन किस तरह से होना चाहिए, और जो लोग किताब में सॉल्यूशन देते हैं वो सॉल्यूशन में किस स्टेप में गलती लोग करते हैं। अभी तक थोड़ा सा ध्यान दिला दें कि लोग गलती क्या करते हैं कि अल्फा टू द पावर n इजकल टू समथिंग p है, तो लोग समझते हैं कि हम अल्फा इजकल टू p टू द पावर 1/n लिख दें, और यही लिखा गया है और उसी वजह से उनका ये प्रूफ हो गया है। तो हम बताएं ये फंडामेंटल एरर है, ये बेसिक गलतियां हैं और इसी गलती की वजह से उनसे प्रूफ हो गया है, एक गलत सवाल प्रूफ हो गया है। वरना अगर सवाल सही है तो आप इत्मीनान से इसको दोबारा कीजिए और अपनी कॉपी पे कीजिए और इस एग्जाम्पल पे कीजिए। अगर वो सवाल सही है तो इस एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करना चाहिए कि भाई ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0 एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसके एक रूट दूसरे रूट के nth पावर है, तो फिर ये प्रूफ कीजिए। तो जो abc का डाटा हम डाल दिए तो 20 इजकल टू 0 आ गया, 20 इजकल टू 0 तो अनर्थ ही कैसे हो सकता है? तो बताएंगे इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन आप कोई भी किताब पलट लीजिए, चूंकि IIT का पूछा हुआ सवाल है तो ये आपको बनाया हुआ मिलेगा, और एक गलत सवाल को लोग सॉल्व कर दिए हैं तो जरूर गलतियां हुई होंगी उनसे, और जो गलतियां वो फंडामेंटल गलतियां हैं। कई स्टेप पे गलती, हम एक स्टेप बस यहाँ हाईलाइट किए। सबसे मेन ये इसमें गलती है कि अल्फा टू द पावर n इजकल टू p हो तो अल्फा इजकल टू p टू द पावर 1/n आप नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे? इन बातों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये भी आप देखिए कई यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। हम इसे यहाँ पे घेर दें, आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि BU 77, 64, RU 69, 75 और भी बार पूछा गया होगा। और ये किताब का मैं पूछा गया क्वेश्चंस, और हर किताब में ये मिल जाएगा। यहाँ साफ नहीं समझ में आ रहा था, हम वहाँ लिखे हैं कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस cx प्लस c इजकल टू 0 if the roots of the equation ax² plus cx plus c is equal to 0 be in the ratio p is to q, किस रेशियो में है? p is to q, then so that root p by q plus root q by p plus root c by a is equal to 0। ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया है और दो मेथड से सॉल्व किया गया। हम किताब का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे डाल दिए हैं। किताब का देखिए कि ये स्क्रीनशॉट लेकर के हम यहाँ डाल दिए हैं। अच्छी किताब से ये लिया गया है, अभी नाम नहीं लेंगे किस किताब से है। तो किताब की गलतियों को हम इसलिए भी हाईलाइट करते हैं कि ये किताब को आप पढ़ते हैं तो उसकी गलतियों को बताना मेरी जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि जिस किताब से आप पढ़ते हैं अगर उसमें कोई गलतियां हों, एरर हों, तो फिर वो आपके अंदर उतर जाएगी, वो गलतियां आपके अंदर उतर जाएंगी और वो गलतियां फिर वो गलतियां आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए आप मिस्टेक्स करेंगे, गलत करेंगे। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जो आपके जिस बुक को आप पढ़ते हैं, NCERT बुक में भी कई जगह गलतियां, हम आपको 1 by 1 बताएंगे इस चीज़ पे। फंडामेंटल इसी तरह की गलती हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1, तो आप देखिएगा। तो इस सवाल में क्या कहा गया है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस cx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी इन द रेशियो p इज टू q, ये p इज टू q के रेशियो में है, तो आप ये शो करें। हो सकता है कि आपका ये सवाल बनाया हुआ हो, क्योंकि बहुत चर्चित क्वेश्चन है, लोग डिस्कस करते हैं अक्सर। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, रूट p बाई q आप जानते हैं कि यह एक, हम आज के क्वेश्चन में दिए भी थे कि √4, हम ये क्वेश्चन दिए भी थे कि √4 इजकल टू क्या होता है, 2 या प्लस माइनस 2। बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को
कि 2 होता है क्योंकि ये पॉजिटिव का सिंबल है। ये क्या चीज का सिंबल है? ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है। नेगेटिव स्क्वायर रूट के लिए माइनस करना होता है। तो ये सिंबल पॉजिटिव स्क्वायर रूट का है, इसके रिजल्ट पॉजिटिव में आते हैं। तो भला आप ये बताइए, जब ये पॉजिटिव का सिंबल है तो फिर ये एक पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, यह भी एक पॉजिटिव वैल्यू रखेगा और यह भी एक पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। तो पिछले क्वेश्चन में इसी रिजल्ट को 0 प्रूफ करने के लिए कहा गया है। बताइए 3 पॉजिटिव 0 कैसे हो जाएगा? हाँ, संभव है तीनों 0 हो, वो हो नहीं सकता। तीनों 0 होने के लिए P को 0 होना पड़ेगा और Q को 0 होना पड़ेगा और C को 0 होना पड़ेगा। मगर P 0 होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, Q 0 होगा तो यहाँ का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अर्थात P और Q को 0 होना संभव नहीं है। तो फिर ये तीनों पॉजिटिव हैं और 3 पॉजिटिव टर्म्स को जोड़ने पे 0 कैसे आ जाएगा? तो अभी तो अगले वीडियो में हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। हम किसी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाह रहे हैं। अब बस 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस, इस तरह के ढेर सारे फंडामेंटल्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स हैं, उसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। और आपकी जो बेसिक एरर्स हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, हम इनके जरिए आपका सुधारते रहेंगे। यहाँ पे बस 2 क्वेश्चन हाईलाइट किए। आप इन दोनों क्वेश्चन को निश्चित रूप से घर पे अपने से देखिएगा। अगले किसी वीडियो में हम इसके बारे में, इस आईटी क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। उसमें पूरा डिस्कशन होगा कि कि इसमें क्या गलतियां हैं और क्वेश्चन को किस प्रकार होना चाहिए। हम सेकेंड क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे और उस वक्त आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, होना चाहिए ओरिजिनली √p/q प्लस √q/p इज इक्वल टू √c/a। हम वो प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि ये 2 मेथड से, यहाँ फर्स्ट मेथड और फिर यहाँ पे सेकेंड मेथड, 2 मेथड से इसको सॉल्व किया हुआ है। मतलब 3 पॉजिटिव को जोड़ के बराबर 0 ला दिया गया है, 3 पॉजिटिव टर्म्स को जोड़ के 0 ला दिया गया है। ओके, तो इस तरह से हम एक अपील करेंगे कि आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सएप ग्रुप या जितने भी ग्रुप्स हैं आप उनमें भेज करके उन तक भी पहुंचाइए, उन्हें अच्छा लगेगा तो वो भी सब्सक्राइबर होंगे हमारे। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए। और क्या लिखा हुआ है, क्या लिखे थे कि सक्सेस फर्स्ट चैनल किस चीज़ के लिए? मैथ्स फॉर एवरीवन। हम मैक्सिमम बच्चे को कवर करने का प्रयास करेंगे, उन बच्चे को भी जो आईटी और एडवांस के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उनका भी सिलेबस, या उनके लिए भी जो 11th 12th सिर्फ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और जिनके लक्ष्य में आईटी नहीं कुछ और है आगे चल करके, या वो बच्चे जो अभी 9th 10th में ही हैं, उनका फ्यूचर लेकिन जेईई मेन, एडवांस या नीट है, तो उनके चैप्टर्स को हम अभी से उन 9th 10th के बच्चे को भी अभी से हम एक अच्छा बेस देंगे और एक सही डायरेक्शन में उन्हें हम करेंगे। तो 9th उसमें चैप्टर्स क्या लेंगे? तो 9th 10th में जो भी चैप्टर्स लेंगे, पहले 9th 10th का आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर्स होगा, 0 लेवल से उठाएंगे और टॉप लेवल तक ले जाएंगे। वो आपको 10th बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और 11th 12th की पढ़ाई आगे आईटी की तैयारी के लिए एक बेस भी बनेगा। ओके, थैंक यू। यूँ ही हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक ज़्यादा ज़्यादा पहुँचाइए। कमेंट्स निश्चित रूप से क्या कीजिए, आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, कमेंट्स हम मैक्सिमम स्टूडेंट को पहचान भी लेते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट्स हमें करते रहिए, उससे हम अगले वीडियो पे ध्यान भी देगा कि किस संदर्भ में हमें अगला वीडियो देना है। आप लोग भी अपना चैप्टर्स में बताइएगा कि अभी आपका कौन सारे चैप्टर्स चल रहा है, जो चैप्टर्स आपका रनिंग होगा या जस्ट बीता होगा उस पर वीडियो हम पहले बनाएंगे। ओके, थैंक यू।